Welcome to Major Girls Classes Private Limited Prayagraj. Good evening to all of you and जय हिंद। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर की बात करेंगे। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि वीकली करंट आपको हर सैटरडे को प्रोवाइड कराया जाता है मेजर गर्ल्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म से, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे बच्चा INS विशाखापट्टनम की। आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, सो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर इस वीक के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करें बच्चा, तो इस बार का है आपका INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम अगर देखें तो इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम, जो कि एक स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसको प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत में ही नेवल डॉकयार्ड मुंबई में बनाया गया और इसको राजनाथ सिंह साहब ने अनवेल किया। ठीक, या फिर ये कह सकते हैं कि INS विशाखापट्टनम स्टिल्थ guided missile destroyer ship was commissioned into the Indian Navy in the presence of Raksha Mantri Shri Rajnath Singh at the Naval Dockyard Mumbai on November 21, 2021. The event marked the formal induction of the first of the four Visakhapatnam class destroyer indigenously designed by the Indian Navy in-house organization Directorate of Naval Design and constructed by Mazgaon Dockyard Shipyard Limited, मुंबई। यहां पे बच्चा इंपॉर्टेंट ये है कि INS विशाखापट्टनम है क्या, तो आपको ये याद रखना होगा कि INS विशाखापट्टनम क्या है, स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है, जो कि मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा पूरी तरीके से इंडिजिनियसली बनाया गया है। ठीक, ये पूरी तरीके से स्वदेशी इंडियन नेवल शिप है। ठीक, और आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम लॉन्च किया गया था, आत्मनिर्भर भारत जो टैगलाइन दिया गया था माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसको हम चरितार्थ करते हुए उसी राह पे चलते हुए हम अपने डिस्ट्रॉयर्स, हम अपने फ्रिगेट्स, हम अपने सबमरीन्स मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं। ठीक है, सो आप ये याद रखिएगा कि INS विशाखापट्टनम सीरीज में और अगर देखा जाए तो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर में 4 डिस्ट्रॉयर बनने हैं, जिसका ये पहला मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने बना के इंडियन नेवी को सौंप दिया, जो कि 21 नवंबर 2021 को माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसको मुंबई पोर्ट पे, मुंबई डॉकयार्ड पे अनवेल किया है। ठीक बच्चा, क्लियर? चलिए अगला हम देखते हैं एक्सरसाइज शक्ति की। अगर हम बात करें बच्चा, तो एक्सरसाइज शक्ति एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हेल्ड की जाती है, संपन्न होती है। ठीक, और इस साल देखा जाए तो ये 6वां एडिशन है या फिर 6वां एक्सरसाइज शक्ति जो कि 2021 में संपन्न हो रहा है, अब आज के दिन में हो चुका है। इसकी अगर हम बात करें बच्चा, तो ये 15 नवंबर 2021 से स्टार्ट हुआ। कहां पे? तो मिलिट्री स्कूल ऑफ ड्रागुनैन जो कि फ्रांस में स्थित है। मतलब पूरी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो इस बार का एक्सरसाइज शक्ति कहां पे हेल्ड किया गया बच्चा? फ्रांस में, फ्रांस की मिलिट्री स्कूल ऑफ ड्रागुनैन। ठीक है, क्लियर रहेगा। और आपको यह भी याद रखना होगा कि एक्सरसाइज शक्ति जो 2021 है, ये 6th एडिशन है, मतलब 6वीं एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री के बीच में। इसका बच्चा ऑब्जेक्टिव इस बार यह रखा गया कि टेररिज्म जो आज वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम की तरह उभरा है, उस टेररिज्म को काउंटर कैसे किया जाए, इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड की गई थी। ठीक, इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना की तरफ से अगर आप देखेंगे बच्चा, तो गोरखा राइफल्स के लोग, कि गोरखा राइफल्स के सैनिक क्या हुए थे? पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 3 ऑफिसर, 3 JCO और 37 अन्य सोल्जर्स यहां से फ्रांस इस एक्सरसाइज शक्ति में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्पैच किए गए थे। ठीक बच्चा, चलिए क्लियर रहेगा एक्सरसाइज शक्ति 2021। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड फिशरी डे। वर्ल्ड फिशरी डे की बच्चा अगर हम बात करते हैं तो इस साल
ओडिशा के भुवनेश्वर में इसको सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। और वर्ल्ड फिशरी डे की अगर आप बात करें बच्चा, तो वर्ल्ड फिशरी डे पहली बार 21 नवंबर 2015 को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और 2015 से हर साल देखा जाए तो वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर 2015 से स्टार्ट होके और इस साल का भी 21 नवंबर 2021 को ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर में क्या किया गया है, संपन्न हुआ है। क्लियर? चलिए, नाउ गाउफेन 1103 चाइना लॉन्चेस न्यू सैटेलाइट। बच्चा हाल ही में बच्चा देखा जाए तो चाइना ने गाउफेन 11 नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि इनकी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। आप नीचे जैसे पीडीएफ में आएंगे आपको मिल जाएगा, हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम। चाइना की बच्चा अगर देखा जाए तो ये ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जिसको इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। तो बच्चा आप ये हमेशा याद रखिएगा कि चाइना ने हाल ही में कौन सी हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो आप सीधे नाम दे देंगे गाउफेन 11 का। क्लियर? चलिए, अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत इस बार की जो लिस्ट आई है बच्चा, उस लिस्ट में शहरों में अगर देखेंगे तो सबसे टॉप पे आपका इंदौर। इंदौर इज क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, फॉलोड बाय सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, देन पुणे, रायपुर, भोपाल, वडोदरा, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, राजकोट, लखनऊ, देन आफ्टर हैदराबाद सॉरी थाने, ग्वालियर, चंडीगढ़, नासिक, गाजियाबाद, छिंदवाड़ा एंड जबलपुर। कुल मिला के टॉप 20 रैंकिंग आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में महाराष्ट्र देखा जाए तो इस बार सेकंड है, और छत्तीसगढ़ को अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ इस बार फर्स्ट रैंक पे एग्जिस्ट कर रहा है। या फिर स्टेट में भी बच्चा देखोगे तो वहां पे जहां पे 100 या 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडी हैं, उन राज्यों की बात करेंगे तो उन राज्यों में छत्तीसगढ़ टॉप पे है और महाराष्ट्र देखा जाए बच्चा तो सेकंड रैंक पे है, ठीक है। मध्य प्रदेश अगर देखोगे बच्चा तो मध्य प्रदेश तुम्हारा तीसरे रैंक पे है और गुजरात आपका चौथे रैंक पे है। और इस स्टेट में सबसे आखिरी पायदान पे कोई है तो वो है बिहार। याद रहेगा, पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे गुजरात, और सबसे आखिरी नंबर पे अगर देखा जाए तो कौन सा राज्य बच्चा? बिहार। और ये उन स्टेट की बात हो रही है जिन स्टेट में 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडी यूएलबी एग्जिस्ट करती हैं। यहां पे क्वेश्चन होता है कि यूएलबी है क्या या अर्बन लोकल बॉडी की है क्या। तो जैसा कि आपको पता है, जिस तरीके से ग्रामीण अंचलों में ग्राम पंचायत होता है, ठीक उसी तरीके से शहर क्षेत्रों में पार्षद या फिर नगर पंचायत होता है, नगर निगम होता है, ठीक है, नगर पालिका होता है। ये उस यूएलबी की बात हो रही है, ठीक है। और जिन राज्यों में 100 यूएलबी नहीं है या 100 यूएलबी से कम है, तो उन राज्यों में इस बार देखा जाए बच्चा तो झारखंड लगातार दूसरी बार टॉप पे रहा है, एंड दिस फॉलोड बाय हरियाणा एंड गोवा। सेकंड रैंक पे हरियाणा और तीसरे रैंक पे बच्चा कौन है? गोवा है। और ये वो राज्य है जहां पे 100 यूएलबी से या 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम अर्बन लोकल बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर रहेगा? एक रैंक बना है सिटी का, दूसरा रैंक बना है उन स्टेट्स का जहां पे 100 लोकल बॉडी या उससे ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, और तीसरा लिस्ट बना हुआ है उन स्टेट्स का जहां पे 100 यूएलबी से कम यूएलबी एग्जिस्ट कर रही हैं। क्लियर? चलिए, जैसे यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो सिटी आपको स्कोर वाइज अगर देखेंगे तो टॉप 5 इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, पुणे, और लास्ट में बच्चा अगर चेक करोगे देन 48 रैंक कोटा, देन मदुराई, देन कोयम्बटूर, एनडीएमसी एंड पटना। ठीक ऐसे ही बच्चा अगर देखोगे रैंक सिटी जहां पे जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, एनडीएमसी टॉप पे है, देन अंबिकापुर, तिरुपति, नोएडा एंड उज्जैन, और नीचे अगर चेक करोगे तो सासाराम, शिलोंग, पलक्कड़, मुगलसराय एंड
किशनगढ़ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से रैंकिंग दी हुई है और आपको रैंकिंग बच्चा याद करना होगा, क्योंकि ये वन लाइनर भी आप कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, ठीक है। सो फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों का मिक्स करके लेके चलेंगे। क्लियर रहेगा बच्चा? देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगला टॉपिक इसलिए है बच्चा क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने, जो कि पंजाब के एक्स सीएम हैं, इन्होंने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। यह आपके लिए बच्चा इंपॉर्टेंट होगा कि अमरिंदर सिंह साहब ने कौन सी नई पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन किया है। वो हमारा है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी, जो कि सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इसको क्या किया गया है, कंस्टिट्यूट किया गया है। क्लियर रहेगा? दैट मीन कि मिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह रजिस्टर्ड हिज न्यू पॉलिटिकल पार्टी, नेमली पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक, अब यहां पे कुछ और भी क्वेश्चन उठते हैं बच्चा कि किन पार्टी को हम लोग नेशनल पार्टी कहते हैं और किन पार्टी को हम लोग स्टेट पार्टी कहते हैं। जब हम नेशनल पार्टी की बात करते हैं तो नेशनल पार्टी में ऐसे पार्टी को रखा जाता है या ऐसे लेजिस्लेटिव कि ऐसे पार्टी को रखा जाता है जो एक नहीं, एक से ज्यादा, मतलब लगभग 4 स्टेट के अंदर टोटल पोल हुए वोट का लगभग 6% वोट शेयर उनके पास हो। जो 4 स्टेट हैं, उन 4 स्टेट में जो पोलिंग हुई है, उन पोलिंग में 6% वोट उनके पास होना चाहिए। और हाउस ऑफ पीपल या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बच्चा अगर चेक करोगे तो पार्टी वाइज लगभग 4 सीट जीतना क्या होता है बच्चा, जरूरी होता है। ठीक है, इस वजह से कि ऐसी पार्टी जो एग्जिस्ट करेंगी उन्हीं को नेशनल पार्टी का टैग दिया जाता है। यह भी याद रखिएगा। मतलब 543 लोकसभा सीट्स जो है उनमें से आपको लगभग 11 सीट जीतना मैंडेटरी होगा, उसके बाद ही आपको नेशनल पार्टी का टैग मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि कई ऐसी पार्टियां थी जिनको नेशनल पार्टी का टैग मिला हुआ था, उनसे नेशनल पार्टी का टैग क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने विड्रॉ कर लिया। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है या फिर एनसीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। ठीक, ऐसे ही अन्य और भी स्टेट पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी का टैग लेकर चल रही थी, जैसे समाजवादी पार्टी है, उसकी भी देखा जाए तो राष्ट्रीय जो एक इमेज थी या फिर जो नेशनल पार्टी का जो टैग था, वो नेशनल पार्टी का टैग क्या किया गया बच्चा, हटा दिया गया। ठीक, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या करना होगा कि सेम चीज की उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने वोट पड़े हुए हैं उस वोट का 6% देखा जाए बच्चा, तो आपको क्या करना होगा, लेना होगा, तब जाके आपको स्टेट पार्टी के रूप में जाना जाएगा। और 3% सीट उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का आपको जीतना जरूरी होगा, उसके बाद ही आपको क्या किया जाएगा, स्टेट पार्टी के रूप में लिस्ट किया जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन उठा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की पार्टी जो है वो पार्टी कौन सी है। ठीक, उससे अब एक चीज आपको रिलेट करके ये पढ़ेंगे आने वाले समय में पॉलिटिकल साइंस में, या फिर जो पॉलिटी हमारा है उस पॉलिटी में जो हम नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी की बात करते हैं। क्लियर? नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी जो हमारी बात होगी उसको आप इससे कोरिलेट करके क्या करेंगे बच्चा, पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अभी हाल ही में देखा जाए तो टर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया। ठीक, इस्तांबुल कन्वेंशन है क्या, तो इस्तांबुल कन्वेंशन देखा जाए तो 24 नवंबर 2011 को टर्की ने अपने आप को इसमें इंट्रोड्यूस किया था। और जो इस्तांबुल कन्वेंशन है ये महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में हो, चाहे रेप के रूप में हो, चाहे मर्डर के रूप में हो, उसको खत्म करने के लिए ये क्या किया गया था, ये ट्रीटी साइन की गई थी। और इस्तांबुल कन्वेंशन को जिसने रेटिफाई किया था तो उसके क्लॉज बाध्यकारी हो गए कि थी कि आपको फॉलो करना ही करना है। परंतु हाल ही में टर्की की सरकार ने यह कहते हुए इस
कन्वेंशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया है कि हमारे जो कानून है, मीन्स हमारे जो लोकल कानून है, वो कानून औरतों की आजादी या फिर औरतों की जो भी समस्याएं हैं, आजादी की रक्षा करने के लिए काफी है, जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशन के लिए काफी है। और ये कहते हुए बच्चा देखा जाए तो इस्तांबुल कन्वेंशन से उन्होंने अपने आप को क्या किया, बाहर कर लिया। इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में थोड़ा बहुत और अगर जाने तो इस्तांबुल कन्वेंशन को हम काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं। तो ये भी बच्चा आप याद रखेंगे, ठीक है। द ट्रीटी इज द वर्ल्ड फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट एंड टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो इस्तांबुल कन्वेंशन था बच्चा, विश्व की पहली ऐसी ट्रीटी थी जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बाध्यकारी रूप से हर एक रेटिफाई करने वाले देश पे लागू होती थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूनेस्को आबू पीस मीडिया अवार्ड 2021। इस साल का जो यूनेस्को आबू पीस मीडिया अवार्ड्स है, इस बार के जो हमारी भारत की जो सरकारी चैनल्स हैं, जो प्रसार भारती है और ऑल इंडिया रेडियो है, उनको इस बार दिया गया है। जैसा कि आपको पहली रैंक में मिल जाएगा कि शोकेस वर्ल्ड प्रसार भारती एक्सलेंस इन क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन टीवी एंड रेडियो शो प्रोड्यूस्ड बाय दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो रिस्पेक्टिवली गॉट multiple awards at the recently held Abu UNESCO Peace Media Awards 2021 at Kuala Lumpur in Malaysia। तो बच्चा ये याद रखेंगे कि हमारी जो भारतीय सरकारी चैनल्स हैं, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, इनको एक से ज्यादा अवार्ड आबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में 2021 का मलेशिया के कुआलालंपुर में क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है। पहला आगे अगर देखा जाए बच्चा, तो इधर इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन। हाल ही में भारत सरकार के इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ और साइंस को ध्यान में उसी में ध्यान में रखते हुए भारत का पहला वर्चुअल साइंस लैब क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक। और ये जो साइंस लैब है, ये भारत सरकार की एक प्रोग्राम था जिज्ञासा प्रोग्राम, उस जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत ही लॉन्च किया गया है, ठीक। और इसका मोटिव ये है कि जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक उसी स्तर से बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस क्या हो, रन हो, ठीक है। आगे अगर इसमें देखते हैं हम लोग, द मेन एम ऑफ द वर्चुअल लैब इज टू प्रोवाइड क्वालिटी रिसर्च exposure and innovative pedagogy for school students to drive their scientific curiosity based on the online interactive medium with simultaneous experiments, pedagogy based content, video chat forums, animations, gaming, quiz facility sharing, webinars etc। जैसा कि हमने बताया कि जिज्ञासा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, उसी के बिहाफ पे भारत सरकार ने इंडिया की पहली वर्चुअल साइंस लैब क्या की है, लॉन्च की है। और बच्चे जो जिज्ञासा प्रोग्राम आपका है, जिज्ञासा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कब, जब कोविड क्राइसिस आया या फिर जब कोविड-19 क्राइसिस आया, उसी टाइम में, कोविड-19 क्राइसिस के टाइम में हमने ये देखा कि भारत सरकार ने यूनिवर्सिटीज के लिए जिज्ञासा प्रोग्राम लॉन्च किया था। और इसी के बिहाफ पे ये अगला प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल के नीचे के बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड क्या किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि उनकी स्टडी और बेहतर तरीके से हो सके। क्लियर रहेगा बच्चा? चलो, देन यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन मिस्टर अमित शाह, जो कि रानी गाइडेनलिउ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम को मणिपुर के लुआंग काओ गांव में, और डिस्ट्रिक्ट अगर चेक किया जाए बच्चा तो टैमेंग लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट में क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है। और अभी जैसा कि आपको पता है कि भारत में आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो 15 नवंबर से एक सप्ताह तक लगातार देखा जाए बच्चा, तो भारत में ट्राइबल अफेयर्स को देखते हुए या फिर जनजातियों को देखते हुए जनजातीय गौरव दिवस क्या किया जा रहा था बच्चा, सेलिब्रेट किया जा रहा था, ठीक है। और इसी जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट करते हुए हम ट्राइबल्स को सम्मानित करने के लिए या फिर उनके द्वारा किए गए हर एक कार्य को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने
रानी गाइडिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम क्या किया है, हमारी भारत सरकार ने मणिपुर के अंदर तामेंग लोंग डिस्ट्रिक्ट में उसकी शिलान्यास या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी स्थापना की है। क्लियर रहेगा। चिनार्स की अगर हम बात करें बच्चा तो ऑन 22 ऑफ नवंबर 2021 मिसेस निर्मला सीतारमन और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अगर देखा जाए बच्चा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक नया ऑफिस कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इनॉग्रेट किया, जिसका नाम क्या रखा गया है, द चिनार्स रखा गया। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि चिनार्स में जो भी चीजें इंस्टॉल की गई हैं वो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए की गई हैं, जिसमें क्या है, सुगम्य योजना, फिर उसके बाद क्या है बच्चा, उजाला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, एलईडी बल्ब्स मिशन, नेशनल सोलर मिशन। ठीक, तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया कि उजाला मिशन क्या है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है, सुगम्य योजना क्या है, एलईडी बल्ब, नेशनल सोलर मिशन क्या है। और चिनार तो आपको यह याद रखना ही होगा कि चिनार क्या है, जम्मू कश्मीर में उनका नया इनकम टैक्स का क्या है, ऑफिस है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने क्या किया, इनॉग्रेट किया है। क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश टू रीवर्क लॉ ऑन 3 कैपिटल मूव। हाल ही में आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास किया और उस बिल के तहत यह कहा गया कि जो आंध्र प्रदेश आने वाले समय में 3 राजधानी का जो प्रपोजल रखा था, 3 राजधानी देखा जाए बच्चा तो कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती, इन 3 जगह को ये लोग आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाले थे, जिसमें लेजिस्लेटिव हमारा अलग था, एग्जीक्यूटिव हमारा अलग था और जुडिशियल हमारा अलग था। और तीनों राजधानी को इन लोगों ने उस बिल के तहत क्या किया है, कैंसिल किया है और बोला है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी सिर्फ एक ही होगी, जो कि क्या हो सकता है बच्चा, अमरावती होगी। ठीक है। तो जो इनके 3 राजधानी बनाने का एक प्रोग्राम था, एक तरह से देखा जाए तो उसको उन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। ठीक। इसके अलावा अगर देखें कि अन्य और कौन से राज्य हैं जिनके एक से ज्यादा राजधानियां हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा नाम आता है बच्चा महाराष्ट्र का, 2 कैपिटल मुंबई और नागपुर। दूसरा अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, शिमला और धर्मशाला। और तीसरा अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर कभी हुआ करता था जब श्रीनगर और जम्मू इसके कैपिटल हुआ करते थे, परंतु इस समय जम्मू कश्मीर कन्वर्टेड इनटू अ यूनियन टेरिटरी और उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चा, श्रीनगर ही है। क्लियर रहेगा। चलिए, इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल। इस बार अगर देखा जाए तो 37th एडिशन ऑफ कॉर्पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया हेल्ड इन अंडमान एंड निकोबार सी। ठीक, इसमें अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से आईएनएस खंजर को भेजा गया था बच्चा। ठीक, आईएनएस खंजर और उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो इंडोनेशियन नेवल शिप क्री सुल्तान, ये दोनों ने 37th कॉर्पैक्ट या फिर हम ये कहें कि कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज को समुद्र के अंदर पूरा किया। अब ये जो कॉर्पेट है, ये कॉर्पेट इसलिए किया जाता है या फिर जो कोऑर्डिनेट पेट्रोलिंग है ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम से क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। और वो प्रॉब्लम है बच्चा सुनामी या फिर ऐसे थ्रेट्स जो समुद्र से आते हैं। ठीक है। और ऐसे थ्रेट से बचने के लिए या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए ये कॉर्पेट हर साल क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है। ठीक है। तो इस साल अगर देखा जाए बच्चा तो 37वां एडिशन था हमारे और इंडोनेशिया नेवी के बीच में। ठीक है। और इस 37th कॉर्पेट में हमारी तरफ से आईएनएस खंजर ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर रहेगा। अगला है रिलीज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। बच्चा सबसे पहली बात कि ये एक सिर्फ और सिर्फ न्यूज है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है क्या। हाल ही में आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ी। ठीक है। और इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही है लगातार।
वहां की सरकार ने ऐसे स्टेट्स जिनके पास क्रूड ऑयल रिजर्व के रूप में रखे गए हैं, जैसे कि इंडिया, रूस, जापान, चीन एंड सम अदर एनी स्टेट्स, तो इनको ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से क्या करें, उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिलीज करें, जिससे कि आने वाले समय में पेट्रोलियम प्राइसेस क्या हो, डाउनफॉल पे आए या फिर उनकी कीमतों में गिरावट देखी जाए। ठीक, अब यहां पे हमारा क्वेश्चन यह है कि इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है क्या? तो इन द ईयर ऑफ 1990 व्हेन गल्फ वॉर वाज हैपेंड, जब खाड़ी युद्ध हो रहा था, तो खाड़ी युद्ध के समय हमारे देश के अंदर बच्चा ऑयल क्राइसिस आई थी। हमारे पास मात्र 3 दिन का तेल बचा हुआ था। ठीक, अब उस ऑयल क्राइसिस से किस तरीके से निपटा जाए, उसको ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का कॉन्सेप्ट दिया। अभी इस समय अगर देखा जाए तो हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में विशाखापट्टनम, दूसरे बच्चा देखोगे तो चांदी खोल उड़ीसा, तीसरे पे देखोगे तो मंगलुरु कर्नाटका, चौथे पे अगर आप देखेंगे तो पादूर अगेन कर्नाटका, पांचवें पे देखेंगे तो आपको मिलेगा बीकानेर। इन 5 जगहों पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमारे एग्जिस्ट करते हैं। छठवां जो आने वाले समय में पेट्रोलियम रिजर्व के लिए जगह हो सकता है वो होगा आपका गुजरात का राजकोट। क्लियर है? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में हम लोग करते क्या है कि बाहर से जो क्रूड ऑयल्स आए होते हैं उन क्रूड ऑयल्स को हम लोग वहां पे स्टोर रखते हैं कि क्राइसिस के टाइम, अगर ऑयल क्राइसिस आती है उसके टाइम हम इन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से अपनी देश की पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा कर सकें। और इसके बाद नीचे के पीडीएफ अगर बच्चा देखा जाए तो पीडीएफ के अंदर आप ये देखेंगे कि ऐसे आपको नाम मिलेंगे जिनको शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या महावीर चक्र और वीर चक्र से बच्चा सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस लिस्ट को प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस लिस्ट से हो सकता है कि आपको एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, और इस लिस्ट की खास बात यह है, अभी जैसे इस लिस्ट खत्म होती है आप लोगों को हम क्लियर करते हैं। जब हम इस लिस्ट की बात करते हैं तो इस लिस्ट में जो गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं वो गैलेंट्री अवार्ड याद रखिएगा, एक गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है वॉर टाइम में और दूसरा गैलेंट्री अवार्ड बच्चा दिया जाता है आपके पीस टाइम में। जो वॉर टाइम में बच्चा दिया जाता है वो सबसे बड़ा चक्र जो दिया जाएगा वो होगा आपका परमवीर चक्र। दूसरा अगर देखा जाए बच्चा तो इसको कहा जाता है एमवीसी महावीर चक्र। तीसरा अगर देखा जाए तो उसको कहा जाता है वीसी वीर चक्र। ठीक, पीस टाइम में देखा जाए बच्चा तो पीस टाइम में सबसे बड़ा जो होता है वो एसी अशोक चक्र, दूसरे नंबर पे बच्चा होता है आपका केसी कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पे होता है एससी सौर चक्र। ठीक है, ये तीनों देखा जाए बच्चा तो इक्विवेलेंट है, बट वॉर टाइम और पीस टाइम का आपका अंतर रहता है और यही अवार्ड्स के ऊपर आपको लिस्ट दी गई है। तो इस साल देखा जाए तो वीर चक्र किसी को दिया गया तो वो अभिनंदन साहब थे, जो कि इस समय प्रमोट होके ग्रुप कैप्टन के पद पे सुशोभित है। क्लियर रहेगा? चलिए, और बाकी शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ ऑलरेडी अटैच्ड मिलेगी, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए बच्चा तो 24 नवंबर को भारत में लचित दिवस मनाया जाता है और लचित दिवस लचित बोरफुकन जो कि एक सैन्य कमांडर थे, उनकी जन्मदिन को कमेमोरेट करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए इस लचित दिवस को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, लचित बोरफुकन 24 नवंबर 1622 को जन्म लिए और इन्होंने बैटल ऑफ सराय घाट में मुगल फोर्सेस से असम को क्या किया गया था, पूरी तरीके से बचाया था। क्लियर रहेगा? जो लचित बोरफुकन थे वो अहोम किंगडम के मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कि जो लचित बोरफुकन है, लचित बोरफुकन की वेलर और ब्रेवरी को ध्यान में रखते हुए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो कैडेट्स होते हैं
उनको बेस्ट कैडेट के रूप में जो अवार्ड दिया जाता है वो लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जो एनडीए का बेस्ट कैडेट होता है वो बेस्ट कैडेट ही लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल का अवार्ड से सम्मानित होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इस मेडल को बच्चा देखा जाए तो 1999 से लगातार दिया जा रहा है। क्लियर रहेगा। और नीचे देखा जाए तो लचित बोरफुकन की एक इमेज भी पड़ी हुई है, इनको भी आप एक बार देख लें। इसके अलावा बच्चा देखा जाए गरीब कल्याण अन्न योजना, हाल ही में भारत सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक के लिए क्या किया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके तहत देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत आता है, उस व्यक्ति को 5 केजी हर महीने देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया जाता है बच्चा, अनाज प्रोवाइड किया जाता है। ये देखें तो जब अचानक लॉकडाउन लगाया गया तो उस लॉकडाउन में जो गरीब कामगार थे उनकी गृहस्थी, उनका जीवन यापन बेहतर तरीके से चल सके, उसी को ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार ने बच्चा क्या किया था, लॉन्च किया था। क्लियर रहेगा कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना 2022 मार्च तक क्या किया है, बढ़ा दिया है। क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं ओ स्मार्ट स्कीम की। ओ स्मार्ट का सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओ स्मार्ट स्कीम को 2021 से 26 के लिए आगे, या फिर ये कहें कि 2021 से 26 के लिए इनके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पैसा सैंक्शन किया है कि जिस हिसाब से आप काम कर रहे थे उस हिसाब से अपना काम करते रहिए। और जो ओ स्मार्ट स्कीम है, ओ स्मार्ट स्कीम टोटली ब्लू इकोनॉमी को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर मरीन इकोनॉमी को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब मरीन इकोनॉमी में देखा जाए तो मरीन इकोनॉमी में क्या क्या चीजें बच्चे आ जाएंगी, तो सिंपल सी बात है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आ जाते हैं, मछलियां आ जाती हैं, पेट्रोलियम आ जाता है, हाइड्रोकार्बन्स आ जाता है, और वो चीजें जो हम समुद्र से निकालते हैं और वो हमारी अर्थव्यवस्था में सहयोग करता है। क्लियर रहेगा। नाउ द नेक्स्ट इज साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। तो अभी हाल ही में देखें तो फिलीपींस ने अपने एक शोल या ये फर्क एक आइलैंड जिसको उन्होंने मिलिट्री बेस क्रिएट कर रखा है, जिसको हम आइंगिन शोल भी कहते हैं साउथ चाइना सी में, उसको उन्होंने हाल ही में वहां पे लॉजिस्टिक पहुंचाना फिर से क्या किया है, शुरू कर दिया। या फिर ये पहली लाइन में देखेंगे, द फिलीपींस विल रिज्यूम अ मिलिट्री रीसप्लाई मिशन फॉर द कंट्री ट्रूप्स स्टेशनड ऑन एन अटोल सेकेंड थॉमस शोल, जो कि आंगिन शोल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि साउथ चाइना सी में एग्जिस्ट करता है, उस पर रिज्यूम किया है, जबकि वो चाइना के द्वारा ब्लॉक किया गया था। ठीक, अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है क्या, तो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में बच्चा देखा जाए तो पार्शली आइलैंड, पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड एंड स्कॉर्बोल शोल को लेके ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम और चीन के बीच में क्या है बच्चा, विवाद है। ठीक, इस विवाद के निपटारे के लिए 2016 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल डिसीजन आया था, जिसको चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया और उस क्षेत्र में एज इट इज डिस्प्यूट बनाए रखा है। क्लियर रहेगा। चलिए, और हां ये स्टेट्स को बच्चा याद रखना, क्योंकि स्टेट से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बच्चा जब हम बात करते हैं तो जेम्स वेब टेलीस्कोप यूएसए के साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी का ये ज्वाइंट प्रोग्राम है, जो कि हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हबल टेलीस्कोप से बेहतर अब अगर देखें तो कि जेम्स जो टेलीस्कोप है वो उसको माना जा रहा है, स्टार्टिंग में इसको नाम रखा गया था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। ठीक, जबकि अब इसका नाम बदल के जेम्स वेब कर दिया गया है। क्लियर रहेगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप का नाम
क्या रखा गया है? तो आप सीधे से आंसर दे सकते हैं कि जेम्स वेब। इसका काम क्या है? तो इसका काम इंटरस्टेलर या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्सोप्लैनेट्स या फिर ब्लैक होल्स या फिर दूसरी गैलेक्सीज के बारे में, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जानकारियां कलेक्ट करना इनका काम होगा। क्लियर रहेगा? और ये देखा जाए तो किसका किसका प्रोग्राम है बच्चा? तो नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और कनाडियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हाल ही में 13वां एसएम समिट वर्चुअली नई दिल्ली से हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू साहब ने क्या किया? उसको इंट्रोड्यूस करा या फिर उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने यह कहा कि आने वाले समय में हमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ अब रिफॉर्म्स हमें करने होंगे। ठीक है, और जो ये 13वां एसएम समिट है इस साल कंबोडिया में वर्चुअली क्या किया गया बच्चा? हेल्ड किया गया। याद रहेगा? अब ये याद रखिएगा कि 13वां एसएम समिट कहां पे हेल्ड किया गया? तो कंबोडिया में। ठीक, और वहां पे वाइस प्रेसिडेंट साहब बोलते हुए ये बात बोले कि आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेंडमेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में एक टर्म यूज होता है P5, पावरफुल 5। वो देश जिनको परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, वो देश जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। ठीक, और उसी वीटो पावर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से हमारे उपराष्ट्रपति साहब ने इस प्रकार का स्टेटमेंट रिलीज किया। क्लियर रहेगा? चलिए, जब बच्चा एसएम की बात करते हैं तो एसएम स्टैंड फॉर एशियन या एशिया यूरोप मीटिंग। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि इसमें एशियन यूरोप कमीशन के 7 मेंबर आते हैं और इसके अलावा जो हमारे आसियान मेंबर हैं, आसियान के मेंबर और यूरोपियन यूनियन के मेंबर यहां पे जैसे आपको मेंशन किया गया है। 7 मेंबर स्टेट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन स्टेट आसियान एंड द इंडिविजुअल कंट्री ऑफ चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। क्लियर रहेगा? चलिए, देन नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हाल ही में देखा जाए तो नोएडा के जेवर में या फिर हम ये कहें कि गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया, जिसका नाम रखा गया है फिलहाल में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ये सिर्फ फैक्चुअल है कि सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपसे तो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस राज्य में या फिर किस जिले में स्थापित हुआ है? तो आप सीधे से आंसर देंगे उत्तर प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर। आईएनएस वेला देखा जाए बच्चा तो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली सबमरीन है, जो कि फ्रांस की सहायता से मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही क्या हो रही है? निर्मित हो रही है। ठीक है, या फिर अब निर्मित हो चुकी है। अगर इसको चेक करें बच्चा तो ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। इससे पहले आईएनएस वेला से पहले अगर आप देखेंगे तो आईएनएस कालावरी, आईएनएस खांदेरी और तीसरी जो थी बच्चा आईएनएस करंज, ये 3 इंडियन नेवी को दे दिया जा चुका है। और जो चौथी हमारी है वो आईएनएस वेला है, जो कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी को सुपुर्द कर दी गई। ठीक, जो 5वीं सीरीज है हमारी, जिसमें आईएनएस वागीर और जो छठी हमारी होगी आईएनएस वागशीर, ये अभी दोनों पे लगातार काम चल रहा है। और जिस दिन ये दोनों का काम हो जाएगा, इनको भी इंडियन नेवी को क्या किया जाएगा बच्चा? सौंप दिया जाएगा। क्लियर है? नाउ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 भारत सरकार ने 25 नवंबर से 27 नवंबर तक लॉन्च किया, जिसका इस बार का थीम है एम्पावरिंग इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट। तो रिमेंबर इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम 2021 is held between 25th to 27th of November with the theme of empowering India through power of internet। क्लियर रहेगा? थीम भी याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे और इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम 2021 भी आप याद रखेंगे। क्लियर है बच्चा? देन गोपाल रत्न अवार्ड ऑन नेशनल मिल्क डे। बच्चा नेशनल मिल्क डे, सबसे पहला क्वेश्चन हेडिंग से ही बनता है कि नेशनल मिल्क डे कब होता है? तो 26 ऑफ नवंबर।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हुए नेशनल मिल्क डे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इस दिन हम देखें तो भारत सरकार ने गोपाल रत्न अवार्ड दिया था, जो आपके पीडीएफ में नीचे लिस्टेड होगा। उस लिस्ट को प्लीज एक बार आप चेक कर लेंगे कि किन किन लोगों को गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर है बच्चा? अगला है हमारा दोस्ती। दोस्ती अगर देखा जाए बच्चा तो 15वां एडिशन है एक ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज का, जिसमें मालदीव, श्रीलंका और भारत, ये 3 देश एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। और 2021 अगर देखा जाए तो ये इस एक्सरसाइज का 30वां साल था। ठीक, इस एक्सरसाइज के शुरू होने के बाद अगर देखा जाए तो 30 साल बाद कि 30वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए हम लोगों ने दोस्ती ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड सीरीज का 15वां एडिशन क्या किया, पूरा किया। क्लियर रहेगा? इसके बाद हमारा आता है NFHS सर्वे, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5। इससे पहले नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे की हम बात करें तो ये सिर्फ 4 बार हुआ था, 1992, 93, 98, 99, 5, 6 एंड 15, 16। इसके अलावा जो 5वीं बार हुआ वो आपका होगा 2021 और 22। पहली बार इस रिपोर्ट के तहत पहली बार हमारे देश में महिलाओं का अनुपात पुरुषों के अनुपात के मुकाबले ज्यादा हुआ है। आज 1000 पुरुष पे 1020 महिलाएं भारत में है। मतलब हमारी भारत का जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो इस समय बेहतर तरीके से चल रहा है। ठीक, आज के लिए बच्चा इतना ही। आने वाले समय में हम लोगों को और भी टॉपिक्स मिलेंगे, जो पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, आप प्लीज उन क्वेश्चंस को आप पूछें, पढ़ें और आप अपनी तैयारी मजबूत रखें। ठीक, तब तक के लिए भैया जय हिंद।